बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आगाज़ किस में नईम सुल्तान और अब्दुल कादिर मिस्टर नसीम के साथ तिजारती सौदा करने के बाद बग्गी में बैठते हुए कहती हैं, नईम शहनाज को कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरी चाहत के मुताबिक ये जल्दी शुरू हो जाएगा। नसीम कहता है कि ये तो हो चुका है, जल्द ही आप हमसे गिला करेंगी कि मेरी थकावट में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। शहनाज कहती है कि मैं महल नहीं आऊंगी, मुझे कुछ अहम काम है, फिर आऊंगी। नईम बग्गी में बैठती है और अब्दुल कादिर जैसे ही बैठने लगते हैं तो नसीम की बेटी विक्टोरिया अब्दुल कादिर को कहती है कि मुझे यहाँ पर घूमने का मौका नहीं मिला, मुझे पाया तख्त में आपके साथ घूमना पसंद है, अगर आप फारिग हो तो मुझे घुमा दें। मंजर पलटता है, रशिया में फैक्ट्री के अंदर मजदूर काम कर रहे होते हैं। उनमें से दो मजदूर आपस में कहते हैं कि सब तो ऊपर लटके हुए हैं, देखो अगर मैं इनको बगावत का कहूँ तो अभी बागी हो जाएंगे। उधर फैक्ट्री में खलील, उस्मान और तातार भी पहुंच जाते हैं। वो एक मजदूर से पूछते हैं कि हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, उनमें से एक का नाम फोमा फोमच, अवान इगोर, वो हमें कहाँ मिलेंगे? लड़का कहता है कि वो तो मजदूरों के सरबराह हैं, वो रोज यहाँ नहीं आते। तातार कहता है कि इसका क्या मतलब है? खलील कहते हैं कि जब वो यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? लड़का बताता है कि वो रंग में जाते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। उस्मान पूछता है कि चाचा रंग क्या है, क्या आप जानते हैं? खलील कहता है कि मैं जानता हूँ उस्मान। वो मजदूरों को आपस में लड़वाते हैं, वो इन पे शर्त लगाकर इनको रंग में बुलाते हैं। चाचा बताते हैं कि ये असल में लफ्ज रिंग है, अगर तुम किसी से लड़ना चाहो तो शायद रिंग में जा सको। इसके बाद बरतानवी सफीर महल में दाखिल होता है, उसे राहदारी में फवाद पाशा मिल जाता है। सफीर कहता है कि तहसीन पाशा ने हमें बहुत अहम मालूमात दी हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। फवाद पाशा कहता है कि बहुत ज्यादा अक्लमंद है वो, यानी कि अगर तुम मेरा निजाम रवाल में तोड़ते हो तो मैं खलीफा होने की हैसियत से तुम्हारी नींदें हिंदुस्तान में उड़ा दूंगा। बरतानवी सफीर कहता है कि अब्दुल हमीद की ये बहुत बड़ी पेशकश है जो वो करने जा रहा है, मैं तमाम इतलात को लंदन रवाना कर रहा हूँ। फवाद पाशा कहता है कि ये खबर बहुत अहम है, लंदन वालों की तो नींदें उड़ जाएगी। सफीर कहता है कि मैं पहले टेंडर तो हासिल कर लूं। दूसरी तरफ दरबार में सुल्तान के पास हालो पाशा जाके बताते हैं कि टेंडर का वक्त शुरू हुआ जाता है। सुल्तान फरमाते हैं कि जैसा हमने चाहा वैसा होगा। हालो पाशा कहता है कि इंग्लैंड का बादशाह जहाज से कश्ती में सवार होगा। सुल्तान फरमाते हैं कि तहसीन पाशा कहाँ है? हालो बताते हैं कि मैं तो नहीं जानता। सुल्तान कहते हैं कि लंदन के साथ जुड़े रहो, मैं चाहता हूँ कि बादशाह हर पल की खबर मुझे भेजे। दूसरी तरफ महमूद पाशा बरतानवी और रूसी वफ्द की मेजबानी में मसरूफ होते हैं। महमूद कहते हैं कि आखिर में हमने रूसी वफ्द की पेशकश सुनी, हमारे कीमती सहाफी हजरात की मौजूदगी में। अब हम अपना टेंडर खोलते हैं और कोई है जो इससे बेहतर पेशकश करे। बरतानवी सफीर बोल पड़ता है और कहता है कि हम इसे 50 लाख लीरा में, इससे भी कम में कर सकते हैं। महमूद कहता है कि बरतानवी सफीर ने 50 लाख लीरा से कम की ऑफर कर दी है। रूसी बोल पड़ता है कि 70 लाख उस्मानी लीरा। महमूद कहते हैं कि 70 लाख उस्मानी लीरा से कम की पेशकश रूसी ने कर दी। बरतानवी कहता है कि हम 2.5 करोड़ उस्मानी लीरा की पेशकश की लागत से भी कम में करेंगे। वहाँ बहसो तकरार चलती रहती है। सुल्तान वक्त गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं। बरतानवी और रूसी एक दूसरे से बढ़कर ऑफर कर रहे होते हैं। जब टेंडर का वक्त पूरा होता है, तहसीन पाशा सुल्तान के सामने हाजिर होते हैं। इतने में हालो पाशा आकर बताते हैं इंग्लैंड के बादशाह ने अपना रवाल का दौरा मंसूख कर दिया, वो जहाज में है लेकिन इसका रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। सुल्तान बड़े फख्र से कहते हैं कि दुआ है आप जैसे दोस्त के लिए तहसीन पाशा। तहसीन पाशा भी कहते हैं कि दुआ है आप जैसे दोस्त के लिए जनाबे आली, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं थप्पड़ पर थप्पड़ मारता बरतानवी सफीर के मुंह पर जब उसने मुझे पेशकश की थी। जनाब, आपको धोखा देने का ख्याल मैं दिल में सोच ही नहीं सकता। सुल्तान फरमाते हैं कि हमने आप पर कभी शक किया ही नहीं पाशा, और इंग्लैंड का बादशाह बहुत खौफजदा है मेरे हिंदुस्तान जाने पर, इसीलिए वो रवाल को भूल गया। जो मालूमात हमने आपको दी आपने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया पाशा। इसके बाद रशिया में एक कुश्ती का अखाड़ा दिखाया जाता है जहां दो लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं और तमाशाई शोर मचा रहे होते हैं। इसी रश के अंदर तातार साहब एक लड़के को पकड़कर कहते हैं कि मैं ऐसे दो आदमियों को तलाश कर रहा हूँ
जो मजदूरों के सरबराह हैं। उनका नाम फोमा फोवच और अवा इगोर है। वो मुझे कहाँ मिलेंगे लड़के? वो आदमी रिंग के अंदर खड़े दो लड़कों की तरफ इशारा कर देता है। वो दोनों तमाशाइयों को कहते हैं कि कौन लड़ना चाहता है। इतने में उस्मान मंसूबा के मुताबिक हाथ खड़ा कर देता है। लोग उस्मान को रिंग के अंदर फेंक देते हैं। खलील खालिद भी वहीं मौजूद होते हैं। तातार खलील को बताते हैं कि उस्मान रिंग में चला गया। अखाड़े का रेफरी उस्मान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान बताता है कि मेरा नाम सोगुतलू है, मैं उस्मानी सल्तनत से आया हूँ। रेफरी कहता है कि अगर ये 3 मिनट तक मार बर्दाश्त कर लेता है तो हम मान लेंगे कि ये जीत गया। उस्मान कहता है कि मैं तो यहाँ लड़ने आया ही नहीं, बल्कि मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। उस्मान पहले लड़के के सामने जाकर पूछता है कि क्या तुम फोमा फोवच हो? वो दोनों लड़के कुछ सुनते नहीं और उस्मान को मारने लगते हैं। तमाशाई भी वहशियों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। मुकाबला करने वाले दोनों लड़के उस्मान को घुमा घुमा कर पटक रहे होते हैं। जब उस्मान नीचे गिरता है तो खलील उस्मान को अपनी तरफ खींच लेते हैं और खलील लड़कों को कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर खलील खालिद खुद अखाड़े में आ जाते हैं और कहता है कि हमें बात करना होगी। शोर इतना ज्यादा होता है कि लड़कों को तो कुछ समझ ही नहीं आता। खलील अपना कोट उतार कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे भतीजे को क्यों मारा? वो अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लेते हैं। मंजर पलटता है। महमूद पाशा ऐलान करते हैं कि बरतानवी वफद ने 45 मिलियन से कम की पेशकश की है। क्या रूसी वफद के पास कोई और पेशकश है? रूसी कहता है कि नहीं पाशा, हम मजीद आगे नहीं जा सकते। महमूद कहता है कि सफीर आप कर सकते हैं, थोड़ी कोशिश तो करें। रूसी सफीर कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता और मुमकिन ही नहीं। महमूद कहता है कि इस सूरत हाल में बरतानवी वफद की कीमत 45 मिलियन उस्मानी लीरा से कम है। जर्मनी का सफीर बोलता है कि मेरी एक और पेशकश है, हम रेल के लिए 60 मिलियन उस्मानी लीरा से कम करके देने को तैयार हैं। महमूद सहाफियों को कहते हैं कि उस्मानी जीत रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। बरतानवी भी बोल पड़ता है और कहता है कि बिल्कुल मेरे कहने के मुताबिक एक और ऑफर है, 65 मिलियन। जर्मन सफीर बोलता है कि 70 मिलियन। बरतानवी सफीर कहता है कि आखिरी पेशकश करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त दें। महमूद कहता है कि हजरात, इस सूरत हाल को देखते हुए मैं टेंडर को थोड़ा वक्फा देता हूँ। दूसरी तरफ रिंग के अंदर खलील खालिद दोनों लड़कों को मार रहे होते हैं और कभी मार खा रहे होते हैं। आखिर में खलील दोनों पर गलबा पा लेते हैं और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। खलील उनके करीब जाकर कहते हैं कि हमें बात करना होगी। इसके बाद खलील ट्राउचकी की दी हुई सलीब उस लड़के को दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें बात करनी ही होगी। वो लड़का सलीब को गौर से देखता है। दूसरी तरफ अब्दुल कादिर विक्टोरिया को पाया तख्त घुमा रहा होता है। विक्टोरिया कहती है कि पाया तख्त वाकई बहुत खूबसूरत और पुरअमन जगह है। अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं दुनिया घूमा हूँ, लेकिन इस जैसी जगह कहीं नहीं है। जो इस जगह में आता है उसे फौरन ही मोहब्बत हो जाती है। विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि सच्ची मोहब्बत। अब्दुल कादिर कहते हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। विक्टोरिया कहती है कि तुम इतना हिचकिचाते क्यों हो अब्दुल कादिर? क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? अब्दुल कादिर कहते हैं कि मैं कहूँगा कि कोई मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारी पहली बीवी कहाँ है? अब्दुल कादिर कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन हमेशा का दर्द रह गया। विक्टोरिया कहती है कि एक दिन कोई आएगा और तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लेगी, वो तुम्हारे सारे दर्द भुला देगी। अब्दुल कादिर कहता है कि नहीं, मैं इसकी इजाजत ही नहीं दूंगा, मेरे दिल के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। विक्टोरिया कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो, मोहब्बत को इजाजत की जरूरत नहीं है, वो अचानक आती है और आपके दिल पर दस्तक देती है। दूसरी तरफ महमूद पाशा सुल्तान को बताते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी और बुरी खबर है। सुल्तान कहते हैं कि बुरी खबर क्या है? महमूद बताते हैं कि रूसी टेंडर से बाहर हो चुके हैं और अच्छी खबर ये है कि अंग्रेज इस टेंडर को बिना मुआवजा बनाने को तैयार है। सुल्तान कहते हैं कि और जर्मन क्या कर रहे हैं? महमूद कहते हैं कि अब जबकि टेंडर इंग्लैंड को जा रहा है तो जर्मनों ने नई पेशकश की है। सुल्तान कहते हैं कि अंग्रेजों का मकसद रूसियों को टेंडर देने से रोकना है, वो फंस चुके हैं। आलो पाशा रूस के वफद को कहें कि वो वहीं इंतजार करें। दूसरी तरफ महमूद पाशा कहते हैं कि वक्फे के बाद हम टेंडर को फिर से शुरू करते हैं। जर्मनी के सफीर ने हमें पेशकश की, बरतानिया ने नया फैसला किया और पेशकश की। बरतानवी सफीर कहता कि हम जर्मन से कम कीमत नहीं कर सकते, ये वजह है कि मैं टेंडर को छोड़ रहा हूँ। महमूद पाशा ये सुनकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्यारे मेहमानों, रियासत के नुमाइंदगान,
और बहुत ही काबिल कदर सहाफी हजरात, हमारा टेंडर बंद हो गया। उस्मानी रेलवे रोड की तामीर का टेंडर दे दिया गया है। आखिरी पेशकश की गई के रकम के एवज जो कि उन्होंने ऑफर की, जर्मनी को मुबारक हो। इसके बाद जर्मन सफीर मुआहदे पर दस्तखत कर देता है। इसके बाद सुल्तान के दरबार में रूसी और जर्मन सफीर खड़े होते हैं। रूसी सफीर कहता है कि मैं जर्मन साथी को टेंडर लेने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुल्तान फरमाते हैं कि जर्मनी ने टेंडर लिया, लेकिन एक मसला है। जर्मन सफीर कहता है कि हमने बर्लिन में सुना है कि इतने कम वक्त में काम मुकम्मल नहीं हो सकता। सुल्तान फरमाते हैं और टेंडर के मुआवजे की शराइत बहुत भारी हैं। मुख्तसर ये कि जर्मन फैक्ट्रियों में काम के बोझ की वजह से टेंडर मुंतकिल करना चाहते हैं। इस हाल में आप मुंतकिल करना चाहेंगे या नहीं? रूसी सफीर कहता है कि हम तो इससे बहुत खुश होंगे, लेकिन जो कीमत जर्मन दे रहे हैं हम इसके साथ फरहमी नहीं कर सकते। सुल्तान कहते हैं कि क्योंकि मुआवजा की शराइत भारी हैं, जर्मन इस फर्क को खत्म कर देंगे, यानी कि आप रेलों को पहली वाली कीमत के साथ फराहम करेंगे। रूसी सफीर कहता है कि ये तो हमारी खुशबख्ती है। रूसी सफीर कहता है कि ये तो हमारी खुशबख्ती हुई, इस पर दस्तखत करके इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ मैं। सुल्तान कहते हैं चले ठीक है, फिर दस्तखत करते हैं। मंजर पलटता है। रशिया में खलील लड़के को कहते हैं कि राहब गपॉन हम पर एतबार करता है। लड़का कहता है कि जब हम इस निशानी को देखते हैं तो सब पर एतबार करते हैं। खलील कहते हैं ठीक है, हम मुतालबा करते हैं कि कारकुनों को हड़ताल की काल दो और बगावत का आगाज कर दो। लड़का कहता है कि जी कारकुन हमारी सुनेंगे, लेकिन हम चीज के लिए बगावत का आगाज नहीं कर सकते। खलील कहते हैं कि क्या इसके लिए किसी वजह का होना जरूरी है? लड़का कहता है कि कारकुन तैयार हो जाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि वो शिकार हो और इस पर यकीन हो, तब वो बगावत पर आमादा होंगे। खलील कहते तो ठीक है, आप उन नामों को फारिग कर देंगे जो मैं आपको बताऊंगा। हम काम के बोझ में इजाफे की तवक्का नहीं कर सकते। अभी खलील वो कागज लड़के को देते हैं। इसी दौरान नामालूम जगह से 2 फायर आते हैं जो कि लड़का और उसके साथी को लगते हैं। दोनों की मौका पर मौत हो जाती है। तातार कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे खलील साहब। दूसरी तरफ सुल्तान फवाद पाशा को फातिहाना अंदाज में कहते हैं कि रवाल का मुशावरती इजलास तबाह कर दिया गया। ना ही अंग्रेज और ना ही रूसी ये जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं। वहाँ तमाम पाशा भी मौजूद होते हैं। सुल्तान मजीद फरमाते हैं कि इंग्लैंड के बादशाह खौफ में है कि यहाँ तक कि वो बातचीत में कहते हैं कि खलीफा हिंदुस्तान जा रहे हैं। अब वो ये बात स्पेन जाने तक नहीं भूलेंगे, लेकिन वो बेकार हिंदुस्तान गए हैं। इतने में तमाम पाशाओं के सामने तहसीन पाशा पहुंच जाते हैं। सुल्तान फरमाते हैं कि तहसीन पाशा अपने ओहदा पर वापस आ गए हैं। तहसीन कहते हैं कि रूसी रेलवे का टेंडर पाके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फवाद कहता है कि जर्मन ने टेंडर नहीं लिया। सुल्तान कहते हैं कि हाँ, जब बरतानवी बादशाह को हिंदुस्तान भेज रहे थे तो इस वक्त जर्मन ने टेंडर ले लिया, लेकिन बाद में रूस को दे दिया। रवाल की मीटिंग टूट गई। होटल ऑफ फैक्ट्री में हम बगावत कराएंगे, और ये आखिरी तुर्क का पत्ता था जो बरतानिया के हाथ में था। जो हमारे खिलाफ है वो जान लें कि वो शिकस्त खा रहे हैं। ये कहकर सुल्तान अपनी छड़ी को तहकुमाना अंदाज में फर्श पर मारते हैं। और नाजरीन, इस तरह से इस किस्त का यहाँ इख्तिताम हुआ।